बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए हम रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मौसर और तवाना बना सके और ये दूर तक जा सके। पहली खबर की तरफ आते हैं। परसों जुमेरात वाले दिन शाम 4 बजे वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानियों का एक फ़ोरम, जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के नाम से एक फ़ोरम है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उसमें हैं, उन्होंने ये मुज़ाहरा ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके साथ और भी कुछ एनजीओज़ या और भी बहुत सारे फ़ोरम्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने ये मुज़ाहरा ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें उन्होंने मुझे भी मदऊ किया, मोईद पीरज़ादा साहब को भी, और भी बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद वहीं पर IMF की बिल्डिंग के सामने ही ज़मीन पर बैठ के सब ने इफ्तार किया, जो भी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। तकारीर हुई और उसमें मैंने भी तकरीर की और वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल है कि हम ये याद करवाना चाहते थे IMF को कि IMF के अपने चार्टर में भी ये वाज़े है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए और इंटैक्ट रखना चाहिए। फिर IMF जब पाकिस्तान में ये प्रोग्राम दे रहा था तो उनकी इमरान खान साहब से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई थी। दूसरी पार्टीज़ के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात में ये वाज़े तौर पर तय हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होगी, ताकि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो अवाम के असल फैसले कर सकें। बहरहाल इस लोन को लेने के लिए, क्योंकि वरना तो पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है वो कभी भी इलेक्शन ना करवाती और फ़ायदे में भी रहती, क्योंकि ये इलेक्शन करवा के जो उनकी जग हसाई हुई है, जितने वो एक्सपोज हुए हैं, जितने बिलेटेंट उन्हें धांधली करनी पड़ी है, जितना नेकेड नंगा वहाँ पर नाच करना पड़ा है ये जमहूरियत को लूटने का, ये ना करना पड़ता। बल्कि वो जिस तरीके से बर्मा में एक उन्होंने कौंसल बनाई हुई है जिसमें कुछ उनकी मिलिट्री के जनरल्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, ऐसी ही कौंसल बना दी जाती पाकिस्तान में भी, और एक कोई एमरजेंसी लगा दी जाती। वज़ीर ख़जाना तो पहले भी इस टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम वज़ीर दाखिला है वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, जो पाकिस्तान का वजारत ख़ारजा उसमें भी जलील अब्बास साहब बैठे हुए हैं, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही। तो ख़ारजा दाखिला लॉ एंड ऑर्डर है सारा, ख़ारजा आपके सामने बैरूनी है सारा, और आपकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ख़जाना जो फाइनेंस है, ये सब कुछ तो इस टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है। शहबाज शरीफ को तो एक पपेट के तौर पर बिठाया। तो ये इलेक्शन किए क्यों थे? ये इलेक्शन किए इसलिए थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को IMF का प्रोग्राम मिलना नहीं था अगर इलेक्शन ना करवाए जाते, क्योंकि IMF ने इस चीज़ के साथ इसको लिंक किया था कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे और फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो पाकिस्तान के अंदर हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस प्रेशर के अंदर इन्हें मजबूरन इन्होंने डिले किया इलेक्शन, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड स्पेसिफिकली इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से इलेक्शन डिले करते गए। जब देखा कि अब अगर इलेक्शन ना करवाए तो IMF का वो जो प्रोग्राम है वो जेपटाइज हो जाएगा। और एक आप जो मेरे आम सुनने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि IMF ये नहीं होता कि आपकी मुल्क की ज़रूरत के सारे पैसे देता है, वो बहुत उसमें से शायद 20% पैसे देता है, 10% पैसे देता है। लेकिन IMF एक इतना बड़ा फोरम है, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि जब वो आपके साथ एक प्रोग्राम में आ जाता है या एक मुल्क IMF के प्रोग्राम में चला जाता है तो वो एक एंडोर्समेंट होती है एक बहुत ही बड़े मालियाती इदारे की, एक बहुत ही बड़े फोरम की, एक बहुत ही बड़े जहाँ से एक्रीडिएशन मिल जाती है एक किस्म की उस मुल्क को कि इस मुल्क को कर्जा दिया जा सकता है, या IMF का अब प्रोग्राम वहाँ पर है तो IMF इंश्योर करेगी कि अब ये मुल्क अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाएगा, फिस्कल अपना डिसिप्लिन इस तरह का रखेगा कि कर्ज़े वापस कर सकता है। तो उसके साथ जो दूसरे लेंडर्स होते हैं जो असल में आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो जब IMF के आप प्रोग्राम में चले जाते हैं तो वो एक किस्म का आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसे आप दिखा के दूसरी जगहों से लोन ले सकते हैं। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही वाइटल होता है किसी भी मुल्क के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है टू सीक IMF प्रोग्राम अगर आपकी इकॉनमी जो है वो नोज डाउन हुई है। तो इसलिए मौजूदा रजीम को ये प्रोग्राम हर सूरत चाहिए था। इसके लिए इन्होंने ये फाशिज़म और ये झूठा किस्म का सारा इलेक्शन करवाया
और हमने अब पहले इमरान खान साहब ने ख़त लिख के आईएमएफ को याद करवाया, उनका चार्टर, उनकी कमिटमेंट, और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने अपनी तकरीर में आईएमएफ के सामने याद करवाए आईएमएफ को। हालांकि हमें पता है कि आईएमएफ बहुत सारे ऐसे मुल्कों में भी अपने प्रोग्राम रन करता है, जैसे मिस्र और दूसरे मुल्क जहां पर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन क्योंकि आईएमएफ का ये चार्टर है और मिस्र के अंदर आईएमएफ इस तरीके से जाके ना ही अपोजिशन से मिलता है, ना ही वहाँ इस तरह की कोई कमिटमेंट्स होती हैं, ना ही मिस्र के मरूजी हालात पाकिस्तान की तरह के हैं, इसलिए यहाँ पर आईएमएफ अपोजिशन लीडर, उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब से मिले थे। आईएमएफ ने तमाम अकाबरीन के साथ मुलाकातें की थी और ये श्योरिटी दी थी। तो मिस्र से और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान का केस डिफरेंट है। यही चीज़ हमने आईएमएफ के दफ्तर के सामने रखी, यही चीज़ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान को मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट लूटा गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि लोगों का जो असल मैंडेट है वही फैसले करे कि लोन कितना लेना है, किस पे खर्च करना है और कब वापस करना है, क्योंकि वापस तो अवाम ने करना है, तो हकीकी नुमाइंदे होंगे तो तभी बनती है ना बात कि अवाम कर्ज लें। अब ये तो हुआ था जी प्रोग्राम जो पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल के नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और पाकिस्तानी अमेरिकन की वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं भी गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले जियो टीवी ने ये स्टोरी रन की कि वहाँ पर एक हुआ मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर मुल्कियों ने ये कर दिया जो पाकिस्तानी नहीं है। हैरान होता हूँ मैं ऐसे प्रोपेगेंडे पर। वो तमाम पाकिस्तानी थे, अमेरिकन पाकिस्तानी थे, और कम अज़ कम जियो टीवी और दूसरे तमाम इदारों से ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द रखने वाले और इंटरेस्ट रखने वाले। तो एनीवेज़ इसके फ़ौरन बाद जो ख्वाजा आसिफ हैं सियालकोटी रंगबाज, उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के दफ्तर के सामने एहतजाज के बाद साबित हो गया कि पीटीआई मुल्क दुश्मन टोला है। 9 मई को पाकिस्तान में जो हमला किया गया था वो अब अमेरिका में पाकिस्तान के माशी मफादात पर हमले की शक्ल में इख्तियार कर चुका है। हर मुहिब वतन को इसकी मजम्मत करना होगी। मुजाहिरीन का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो या तो पाकिस्तान से भगौड़े हैं या वो अमरीकी शहरी हैं। सियासत की खुरक है तो आएँ पाकिस्तान में सियासत के गर्म सर्द मौसमों का लुत्फ़ उठाएँ। जो लोग एक शख्स के इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की माशी तबाही के ख्वाह हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। अच्छा जी, एक तो इन्होंने वहाँ पर तमाम लोगों को पाकिस्तानी होने से जो है वो उससे ही इनकार कर दिया। हालांकि मैंने आपको बताया कि मुझ समेत, मोहित पीरज़ादा साहब समेत तमाम लोग वहाँ पर पाकिस्तानी थे। हाँ, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी थे। अब इसमें इन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि एक तो 9 मई कर दिया गया। शुक्र है यहाँ पर आपकी रजीम नहीं है, वरना यहाँ भी 9 मई बना देते आप, जैसे आपने खुद ही बनाना था ना 9 मई, जैसे आपने वहाँ बनाया। लेकिन यहाँ पर ऐसे 9 मई बनता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना आप बना चुके होते। दूसरी आपने एक और बात इसमें कही, बाकी बातें तो मैंने जवाब दे दी कि आपको ये मसला क्या है, क्योंकि आपने ये माल पानी लूटना है और आपको ख़तरा है कि कहीं आपको ये ना मिला तो फिर आपका क्या होगा। लेकिन आपने जो असल में बात कही कि कुछ लोग पाकिस्तान से भगौड़े हैं, मैंने तो ये नवाज शरीफ साहब से ही सीखा था। वो पाकिस्तान से निकले थे, प्लेटलेट्स कम हुए। मैं तो पाकिस्तान से आया था 1 महीने के लिए, वापस जाना था। उसके बाद जो भी सिचुएशन है वो सबके सामने है, लेकिन ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब से ही सबने सीखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले उनके कान में जाके ये बात बतानी है कि सियासत की खुरक हो तो पाकिस्तान के गर्म और सर्द मौसमों में जाकर सियासत करते हैं। ये आपके जो बहुत बड़े महात्मा लीडर हैं, ये उन्हीं का शुरू किया हुआ काम है। उससे पहले बेनज़ीर साहबा भी एग्जाइल में रहीं, लेकिन ये जिस तरीके से रहे आपको इनसे घर में ज़रूर पूछना चाहिए। एनीवेज जी, जियो टीवी, ख्वाजा आसिफ और उसके पीछे वन एंड ओनली, कैसे मिस कर सकते थे। जब आप ने लफाफे के अंदर आप सोए हुए हों तो फिर ये तो होता है। लौंडा लपाड़ा जी ने भी एक भरपूर वीलॉग इसके ऊपर किया, और वो कैसे मिस कर सकते हैं आपको पता है। मेरे से तो उन्हें खुसूसी मोहब्बत है, क्योंकि मैं उनकी दुम पे पाँव रखता हूँ, मैं उन्हें एक्सपोज करता हूँ, मैं उनका मकरूज चेहरा लोगों के सामने रखता हूँ कि इस शख्स में ना अखलाकियात है, ना इस शख्स का कोई कॉन्शियस है, ना इस शख्स के अंदर किसी किस्म की इंटेग्रिटी मौजूद है। सहाफ़त की इंटेग्रिटी को छोड़ दें, बुनियादी इंसानी इंटेग्रिटी अनफॉर्चुनेटली इस बंदे के अंदर मौजूद नहीं है। किसी दिन मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसी बात कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस हद तक कोई शख्स नीचे जा सकता। मेरे बारे में नहीं है, इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन बहरहाल आज फोकस करते हैं इसी मौजू पर। तो उन्होंने एक वीलॉग दे मारा जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की वहाँ पर तस्वीर लगी थी, वहाँ पर नारे लगे, ये हो गया, पाकिस्तान दुश्मनी हो गई, ऐसा हो गया,
गया, वैसा हो गया, तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, शहबाज गिल ने ये कर दिया। देखिए, आपको असल खुरक है मेरे से जनाब लौंडा लपाड़ा जी, और मैं आपको एक्सपोज करता रहूँगा, ये आपने जेहन में रखना। मैं आपको अब माफ़ी देने वाला नहीं। मैं आपने ये जो मामे मुद्दे वाला आप करैक्टर है ना पूरे मीडिया के अंदर, मैं लोगों को बताने वाला हूँ। और आपको पता है कि मैं तो करता ही हूँ, मैं तो सीधा हेड ऑन करता हूँ। मैं आपकी तरह साजिशें तो करता नहीं। जो पार्टी के अंदर कुछ लोग छोड़ गए, कुछ उनके हकीकी भाई आपके साथ 24 घंटे राब्तों में रहते हैं, मुझे सब पता है उन राब्तों का। लेकिन और वो फिर आपको अंदर की खबरें भी पार्टी की लीक करते हैं, आपसे वो ये सारी चीज़ें करवाते भी हैं। इसी तरीके से वो आपके थ्रू मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लिंक्ड है। मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन इस टाइम फोकस ये नहीं है। इस टाइम फोकस ये है कि जो आपकी तरह के मामा मुद्दा टाइप करेक्टर हैं उनको एक्सपोज करना है। तो मैं आपको ये बता दूं दोबारा से कि मैं जो करता हूं वो बिल्कुल उसकी ओनरशिप लेता हूं। मैंने जो जितना मैंडेट मेरे लीडर ने ख़त के थ्रू दिया उतना ही मैंडेट इस्तेमाल किया। वहाँ पर जो मेरी तकरीर है वो बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है, उसको वॉच कीजिए। और सहाफ़त, वैसे तो आप सहाफ़त कभी भी नहीं करते, माज़त के साथ दलाली करते हैं, लेकिन सहाफ़त करनी हो तो जब आपने ये सब कुछ किया तो आपको मेरी पूरी तकरीर सुनानी चाहिए थी। इसलिए सुनानी चाहिए थी 4-5 मिनट की तकरीर या 8 मिनट की, क्योंकि आपने मेरे पर पूरा वीलॉग किया, स्टोरी की। तो सहाफ़त का बुनियादी असूल है कि दोनों साइड की स्टोरी देते हैं, लेकिन क्योंकि आप माज़रत के साथ महज एक ब्रोकर हैं, दलाल हैं, सहाफ़ी तो है नहीं, इसलिए आपने वन साइडेड एजेंडा रन करना होता है। तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी सहाफ़त कहीं से सीखी होती तो आपको मेरी तकरीर भी वहाँ पर चलानी पड़ती, ताकि आपको पता चलता कि असल में वहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा जी, खैर, जियो टीवी, ख्वाजा आसिफ, लौंडा लपाड़ा, इससे आपको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कर रहे हैं उससे खासा इफेक्ट हो रहा है। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। लाहौर के अंदर आलिया हमजा ने रिक्वेस्ट की थी कि हमजा शहबाज को उनके खिलाफ जाली तरीके से जताया गया, रीकाउंटिंग की जाए उनके इलेक्शन की। उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। आलिया हमजा जो हैं वो, उनकी रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ ही गुजरांवाला में बिलाल साहब हमारे कैंडिडेट थे जीते हुए, उनकी सीट वापस छीन ली गई। नारू साहब को वहाँ पर वो सीट जितवा दी गई रीकाउंटिंग में, आपको पता। और भी बहुत सारी सीटें ऐसे छीनी गई। और अब एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अज़ीमुद्दीन लखवी जो कसूर से जीते हुए हैं, पत्तों की कसूर उस इलाके से जीते हुए हैं, और उनकी सीट अब छीनने की पूरी तैयारी है। और उनके जो दोबारा गिनती है उसको मंजूर कर लिया गया है उनके खिलाफ, क्योंकि वो सीट अब उनको छीन के देनी है नून लीग को। तो ये वाज़े इलेक्शन कमीशन का जो कारनामा है वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अगली खबर है सेनेट के बारे में कुछ अपडेट है। यहाँ हमने भी एक रिक्वेस्ट की थी, वो सुनी भी गई है, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं उस पर। सेनेट के इलेक्शन में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जो पंजाब की सीटें, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में हामिद खान साहब और जुल्फी बुखारी जनरल सीटों के ऊपर कैंडिडेट होंगे। कवरिंग कैंडिडेट में अब उमर चीमा साहब का नाम आ गया है। उमर चीमा एक ऐसे, मैं बार बार कहता हूँ उमर चीमा के बारे में कि उमर चीमा एक रोशन चेहरा है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का। उमर चीमा एक रोशन चेहरा है। जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर चीमा गवर्नर रहे हैं, जो वो एक रोशन मिसाल हैं डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल वर्कर कौन होता है। 1996 से पार्टी के साथ हैं, एक ही दफ़ा गवर्नर आखिर पर थोड़ी देर के लिए बने, और वो भी मुश्किल तरीन वक्त में, और भरपूर वफादारी निभाई तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अपने उस टाइम के अंदर मुश्किल वक्त में उन्हें ग्राउंड में उतारा गया था। कभी ओहदे नहीं मांगे, कभी पार्टी के खिलाफ कोई साजिशें नहीं की, कभी ग्रुप नहीं बनाए, इसीलिए शायद थोड़ा पीछे भी रह गए। लेकिन आज वर्कर की नज़र में सबसे आगे, इज़्ज़त एहतराम की नज़र में आज उमर चीमा सबसे आगे निकले हुए हैं। हमने उनके ऊपर एक भरपूर वीलॉग किया था, सूरमा मीन, हमने उन्हें एक फाइटर के तौर पर आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का रियल फाइटर कौन है। पंजाबी ज़ुबान में वो वीलॉग किया हुआ है, ऊपर आपको लिंक दिखा रहे हैं, और आखिर पर भी उसका लिंक हम पोस्ट कर देंगे, ज़रूर देखिएगा। ये उमर चीमा के बारे में स्पेशल मैंने एक वीलॉग किया था पंजाबी, और जिसमें ट्रिब्यूट देने की कोशिश की थी उमर चीमा को। बहरहाल अब उमर चीमा को कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर लेके आया गया है, और उसके साथ साथ अयाज मनहास, कर्नल अयाज मनहास हमारे पुराने वर्कर हैं, वो भी, उनको भी लाया गया है कवरिंग कैंडिडेट पे। ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन फैसला है उमर चीमा का। ना तो उन्होंने कभी सेनेटर बनने के उनके बड़े शौक है या किसी और ओहदे के, लेकिन इज़्ज़त वर्कर को जब मिलती है तो बाकी सारा वर्कर जो है वो खुश होता है। तो उमर चीमा जैसे लीडर को इज़्ज़त देना ये पार्टी का उम्दा फैसला है। उसके साथ साथ एक और बेहतरीन फैसला पार्टी ने किया है, टेक्नोक्रेट सीट पर जो है वो यास्मीन राशिद को उतारा गया है। और इसी के साथ साथ जो हमारी सनम जावेद हैं
उन्हें भी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सेनेट के अंदर उतारा जा रहा है। जी हाँ, ये भी एक बेहतरीन फैसला है कि उनके भी कागजात कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आयशा भुट्टा हूँ, सनम जावेद हूँ, तैयबा राजा हूँ, जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, खदीजा शाह हूँ, हमारी यास्मीन राशिद हों, आलिया हमज़ा, आयशा भुट्टा, इन तमाम के मैंने नाम लिए। ये जितनी भी हमारी ख़वातीन और दूसरी ख़वातीन भी, जितनी भी हमारी ख़वातीन ने इसमें, कंवल शौज़ेब, हमारी जितनी ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, उन सबको हमें ऑनर करना चाहिए, रिकग्नाइज़ करना चाहिए। दे डिज़र्व, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल जंग लड़ी है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की, लोगों के राइट की। तो ये बहुत ही अच्छे फैसले हुए हैं सेनेट के अंदर। मैं बहुत इन पर खुश हूँ। पार्टी के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाज़ भी सुनी और इसके ऊपर अमल भी किया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इसाक डार साहब ने कुछ गिले किए हैं, और गिले उन्होंने ये किए हैं कि इसाक डार साहब ने नहीं, मिफ्ता इस्माइल ने इसाक डार के ख़िलाफ़ गिले किए हैं कि जब ये यूके में होते तो मेरे ख़िलाफ़ खबरें लगवाते थे। मिफ्ता साहब ये सारी उम्र ही ये काम करते आए हैं। डार साहब कभी किसी के हक़ में टीटी लगा देते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ खबर लगवा देते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। बहरहाल उन्होंने क्या कहा, सुनिए। डार साहब जब मेरे खिलाफ टीवी के शोज करवाते थे, डॉक्टर दानिश से करवाते थे, हमारी बहन गलीदा फारूकी से करवाते थे, आर्टिकल्स लिखवाते थे छोटे छोटे अखबारों में, मिरर करके कोई अखबार है, लंदन से कुछ जो लोग उनके साथ होते थे, जर्नलिस्ट डिफरेंट चैनल्स पे, उनके थ्रू ट्वीट्स करवाते थे, तो मैं उसको जवाब नहीं देता था और इग्नोर कर देता था। आपने खुद सुन लिया कि अब किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ भी क्या करते रहे, कि किन किन सहाफ़ियों को इस्तेमाल करते रहे और कौन कौन से हमारे सहाफ़ी दोस्त इनके हाथों से इस्तेमाल होते रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे और फिर कुछ कमेंट्स। वो फ़ौजी अदालतों के ट्रायल पर है। मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दी है कि सोचा ये जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल करके लोगों को सज़ा दे दी जाए और फिर माफ़ कर दिया जाए, तो फिर देखें रिएक्शन क्या होगा। सुनिए क्या कहते हैं। ये भी एक चीज कंसिडर की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाता है कि सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है मिलिट्री कोर्ट्स, तो फिर आपको एकदम सजाएं अनाउंस होगी। मेरी इत्तला के मुताबिक 13 केसेस में ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हुए हैं, एंड दे कैन बी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन ना होता तो शायद वो फैसले भी अनाउंस हो जाते। लेकिन एक ये ऑप्शन भी देखा जा रहा है कि अगर सजाएं हो भी जाती हैं और अगर ख्वातीन को भी सजाएं होती हैं, तो अगर उनको आम माफी दे दें आर्मी चीफ की तरफ से, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या फीडबैक होगा, ये भी चीजें इस। आपने सुना मोहम्मद मालिक साहब क्या कहते हैं। मैं इस पर सिर्फ इतना ही तजिया करूँगा कि अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा है, टू लिटिल टू लेट। तो अब मैं एडवाइज़र्स पता नहीं आर्मी चीफ साहब के उनको क्या बताते हैं, लेकिन मैं यही बता सकता हूँ कि इट्स टू लिटिल टू लेट। लोगों को अब जो पब्लिक मैंडेट है वो भी आ चुका, लोग अपनी बात भी कर चुके। जो 9 मई का बयानिया है वो भी लोगों ने उसका मुकम्मल प्रोसेस करके उसका मुकम्मल डाइसेक्शन कर ली हुई है। अब आप इसमें क्या करते हैं, बेहतर होगा अगर आप लोगों को सजाएं ना दें, उनकी जो ऑर्डियल है उसको ख़त्म करें, उनकी जो पेन है, एंग्विश है, वो जो ख़ानदान टूट रहे हैं, जो उम्मीदें टूट रही हैं, जो लोगों के हौसले बेगुनाह टूटे हुए हैं, जो लोगों के साथ जुल्म बेगुनाह, उसको ख़त्म कर दें, उनको आज़ाद कर दें। लेकिन अब ये गिमिक्स करने का फ़ायदा नहीं है। पीपल हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि ये क्या हुआ है। सो इट्स टू लिटिल टू लेट, ये एक सेंटेंस है जिसमें ये सारी चीज़ जो है वो समा सकती है। एक और झूठ बोला गया, बिलावल जरदारी साहब की तरफ से ट्वीट किया गया, कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गज़ा में बमबारी को रोकने की जो करारदाद थी उसकी मुखालफत की। बिल्कुल ये झूठ बोला गया था, ऐसा कुछ नहीं था। करारदाद मेरे ख्याल पूरा ऐवान ला रहा था और फिर शाजिया मरी ले आए, तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो पूरी जो करारदाद है, जो सबकी इकट्ठी आवाज़ है, वो हो, ये वाली करारदाद ना हो। तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक, और इमरान खान की तो स्टैंडर्ड पोजीशन है सारे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और किसी और ने उतनी आवाज़ नहीं उठाई जितनी इमरान खान ने, और शायद आज उसकी कीमत भी इमरान खान शायद वन ऑफ द रीज़न्स कि इतनी भरपूर आवाज़ वहाँ पर उठाने के लिए ही इमरान खान जो है वो आज उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने एक दो कमेंट्स रखते हैं चलते चलते, आप लोगों के कमेंट्स, और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। पहला कमेंट तो ये है कि जिस इन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा कमेंट है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सफ़िया बीबी ने ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नून लीग को सीटें दे रहा है, साल के आखिर तक उत्तर प्रदेश, यूपी कहते हैं उत्तर प्रदेश की सीटें भी नून लीग के खाते में डाल देंगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ, इंडियन पंजाब वाले भी थोड़े से मोहतात हो जाएं। यूपी उसके ऊपर है, परे, दिल्ली से ऊपर, और बिहार फिर बिल्कुल आखिर पर है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो सीट है वो यूपी बिहार तक पहुँचेगी और सब कुछ जो है वो नून लीग के खाते में डाल दिया जाएगा।
अच्छा जी, एक कमेंट है, पूरा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा कमेंट है। ये हारून हारून रशीद साहब का कमेंट है। इन्होंने बताया कि जब मेरी बेल लगी हुई थी अतर मिल्ला साहब की कोर्ट में, तो ये वहीं पर थे जब बहुत रश था, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, मुश्किल से अंदर पहुंचे, तो जो अपोजिट वकील थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने जो जो जराइम मेरे गिने थे, जिस तरीके से मुझे एक दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, मुल्क से गद्दारी करने वाला, बगावत करवाने वाला, वो सब कुछ जो उन्होंने बताया था, तो लग नहीं रहा था कि बेल होगी। लेकिन फिर आपकी बेल का बाद में पता चला। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मेहनत करके आप अंदर आए थे अदालत के और आपने मेरे लिए दुआ की थी। पूरा कमेंट नहीं पढ़ सकता, थोड़ा लंबा था, आज वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। एक कमेंट मैं और शामिल करना चाहता हूँ, और वो कमेंट आपके सामने रखते हैं कि हमेशा पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मगर इस बार पीटीआई की लीगल टीम की गलती हुई। पीटीआई को किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहिए था जिसकी एक सीट तो हो। देखिए, बात यह है कि इस पर दो राय हो सकती है, ऐसा नहीं कि इस पर दो राय नहीं हो सकती है। लीगल इश्यूज़ में ऑलवेज दो राय होती है, लेकिन पीटीआई के साथ तो ये होना था ना। इवन इस पार्टी का भी पहले से प्रेसिडेंट है वहाँ पर कि बाप पार्टी जो है उसके अंदर जो लोग आज़ाद शामिल हुए थे और उनकी कोई सीट नहीं थी, उनको सीट दी गई थी। तो ये कानून की, यहाँ इंसाफ की, यहाँ वो बातें नहीं है, कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं जानबूझकर, और पर्पज़ यही है कि ऐसा लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सीटें उनकी गलती की वजह से छीनी गई। ये दुरुस्त नहीं है, इस चक्कर में मत आएँ। बिल्कुल हो सकते हैं लकूनाज, लेकिन असल बात कहीं और तय हुई थी और सीटें चौधरी निज़ामुद्दीन छीन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना ही क्यों गया? पहले तो इस जगह पर आए ना। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की वजह से आया? कल को आप यकीन कीजिए, कोई आपको ये भी बताएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, कोई आपको ये भी बताएगा वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, वहाँ पर गलती हुई थी, इसलिए बल्ला छीना गया था। तो यू विल हेयर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन बल्ला छिना जाना ही असल चौधरी निज़ामुद्दीन का काम था, और ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो सब उन्होंने मैनेज किए। तो इन चक्रों में मत आइए और इन चक्रों में मत पड़िए। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। लेकिन उससे पहले आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा। उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा था कि सूरमा, उसका लिंक भी हम आखिर पर यहाँ आपके लिए शेयर कर रहे हैं, जो उमर चीमा के बारे में मैंने पंजाबी वीलॉग किया था। वॉच कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।